हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं। आज का सब्जेक्ट है जियोग्राफी अर्थात भूगोल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया कि विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, दो भूगोल है, हमको दोनों ही पढ़ना होता है और एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहां से आते हैं और 2 से 3 प्रश्न यहां से आते हैं। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है मैपिंग, ठीक, या मानचित्रण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानचित्रण से भी हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, कम से कम 2 प्रश्न हर हाल में आते हैं। तो हम कुल मिला के कितने कह सकते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे जैसा भी एग्जाम हो, हम 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर जो है, हम मिनिमम से मिनिमम बता रहे हैं कि 5 नंबर हमको जियोग्राफी से मिलते हैं। उसमें विश्व का, भारत का और मानचित्रण, हम यहीं पे बात करने वाले हैं। आज प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके सामने, आपके साथ कौन सा है? विश्व का भूगोल। प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो विश्व है ये कैसे बना, इसकी संरचना कैसे हुई, क्या कारण था जो कि हम देखते हैं कि पृथ्वी है और जगह जगह पर या फिर विभिन्न प्रकार से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, कभी हमारे यहाँ से, कभी दूसरे देश से, कभी अन्य देशों से। ये क्या है कि हम दूसरे मतलब ग्रहों के बारे में जानते हैं। ये कैसे हुआ, कैसे ग्रह बने, कैसे उपग्रह बने, इन सब की रचना कैसे हुई। आप लोग जानते होंगे कि एक ज्योग्राफी की सिद्धांत, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, या ब्रह्मांड का महाविस्फोटक सिद्धांत। आप लोग जानते होंगे कि इसे ही क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी, द थ्योरम ऑफ बिग बैंग। सिद्धांत कहते हैं। अब बात आती है कि ये बिग बैंग सिद्धांत है क्या, इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बता दें कि एक जॉर्ज लेमेत्रे थे। जॉर्ज लेमेत्रे नामक व्यक्ति ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। अब आती बात, ये था क्या था बिग बैंग सिद्धांत? हम आपको अच्छी बताएं कि मान लो कि कोई एक ऐसी वस्तु जो गोलाकार में थी, या हम डस्टर देख रहे हैं, ठीक, ये डस्टर क्या है? मान लेते हैं कि प्रारंभ में जब ग्रह नहीं बने थे, उपग्रह नहीं बने थे, उल्का पिंड वगैरह या किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड नहीं थे, उस समय मात्र एक, इसे गोल मान लेते हैं, मान सकते हैं ना? तो एक गोल आकृति की कोई वस्तु थी, वो गर्म थी। हम जिस प्रकार से गुब्बारा देखते हैं, क्या करते हैं कि गुब्बारे को देखो, हवा भरने के बाद उसे और संकेंद्रित करते चले जाओ, यानी दबाते चले जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर इतना दाब भर जाएगा कि वो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा, अचानक से फट जाएगा। या फिर एक काम करते हैं कि गुब्बारे में हवा भरते जाते हैं, एक सीमा पर आकर क्या होगा? विस्फोट हो जानी है, यानी कि दोनों की दोनों स्थिति में क्या होगा? उसका विस्फोट होना तय है। यही कारण था, इन्होंने बताया, जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा पिंड, क्या चीज बताया कि एक पिंड था जो गर्म था। कैसा था? गर्म था। और वो गर्म पिंड संकेंद्रित हुआ। कैसा हुआ? संकेंद्रित हुआ। गर्म पिंड क्या हुआ? संकेंद्रित हुआ। और संकेंद्रित होकर क्या हुआ? अचानक से इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। क्यों विस्फोट क्यों हुआ भैया? विस्फोट हुआ इसकी सघनता के कारण। किसके कारण हुआ? सघनता के कारण। हम आपको एक चीज बताएं, डेंसिटी या डेंस के कारण क्या हुआ? यह विस्फोट हो गया। हमने अभी आपको बताया क्या करते हैं, गुब्बारा ले, गुब्बारे में या तो हवा भरते चले जाएं, वायु दाब जो होगा इतना हो जाएगा कि वो अचानक फट जाएगा, या फिर उसमें थोड़ी सी हवा भरे, मतलब नॉर्मल साइज जितना होता है, फिर उसको दबाते चले जाएं। ठीक, स्पेस जितना कम होगा भाई, अंदर का वायु भार तो वही रहेगा ना,
तो अचानक क्या होगा, फिर भी फट जाएगा। तो यही इन्होंने बताया, जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि ब्रह्मांड में कोई एक सिंगल एक पिंड था और वो पिंड गर्म व संकेंद्रित था। वो धीरे धीरे सघनता मतलब संकेंद्रित होता चला गया, यानी छोटा होता चला गया, और अत्यधिक सघनता के कारण वो अचानक क्या हुआ, उसमें विस्फोट पैदा हो गया, जिससे क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के, जैसे हम देखते हैं कि ग्रह बने, उपग्रह बने, एस्ट्रोनॉइट मतलब धूमकेतु, उल्कापिंड, आकाशीय आकाशगंगा और कई प्रकार की ऐसी जो है संरचनाएं निर्मित हो गई, जिन्हें हम देखते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि खोज भी की जा रही है। ठीक, उनमें से सूर्य भी एक है। तो आपको बता दें कि जब ये कार्य हुआ, ठीक, तो इन्होंने इसका ये रिस्पांस ये दिया कि इसके कारण ही क्या हुआ था कि ब्रह्मांड की संरचना या फिर जो ब्रह्मांड था इसका विस्तार हुआ। कैसे भाई, पहले एक था, ये गर्म और संकेंद्रित था, ये और सघन होता चला गया। अचानक से जब इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण कई ऐसे हुए भाग हुए जो कि जगह जगह पर तितर बितर हो गए, और कुछ गुरुत्वाकर्षण में आके लेयर में क्या हुए, बंध गए, और वो अपने ही जगह पर स्थिर हो गए। सॉरी, अपनी ही जगह पर क्या हो गए, स्थिर हो गए। अब बस इसी सिद्धांत को इन्होंने कह दिया कि ब्रह्मांड का महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, थ्योरम ऑफ बिग बैंग। इन्होंने कह दिया कि इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब याद रखना सबसे पहले कि किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरम दिया था, ये याद रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो ब्रह्मांड था इसकी संरचना कैसे हुई, ये कैसे बना। भाई हमने इतना तो जान लिया कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरम क्या है, इसका सिद्धांत ये कैसे मतलब कार्य करता है कि कोई एक उल्का पिंड था, मतलब एक कोई भी पिंड था जो कि गर्म था, ठीक, वो संकेंद्रित होता चला गया और अचानक सघनता के कारण क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे वगैरह, इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक, अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड, क्या ब्रह्मांड इन्हीं को बोला गया? जी नहीं। आइए अब देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं, आकाश गंगा। क्या जान लेते हैं? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा में क्या है? सबसे पहले आकाश गंगा क्या है, हम देखते हैं हमारी मिल्की वे। ठीक, तो मिल्की वे हम अपने यहां से भी देख लेते हैं, एक सर्पिलाकार आपको वो आकृति नजर आती होगी, इस तरीके से करके। कुछ कभी देखा है आकाश में इस तरीके की मतलब आकृति आप लोगों को नजर आई हो? ठीक, तो ये क्या हुई, ये हुई हमारी आकाश गंगा। इस तरीके से और भी हैं, कुछ अनियंत्रित होती हैं, कुछ होती है बेलनाकार होती है, कुछ होती है सिंपल होती है। ठीक है, तो आकाश गंगा हो गई। परंतु उससे पहले जानना हमको क्या है, हमने अभी आपको बताया कि एक विस्फोट हुआ। विस्फोट से क्या हुआ कि गैस के बादल बने, निहारिका निर्मित हुई। अब यहां पर सिद्धांत समझो कि ब्रह्मांड बनने की उत्पत्ति मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हुआ। सबसे पहले निहारिका बनी। अब निहारिका क्या थी? निहारिका थी कि गैस के बादल, गैस के बादल थे। अब बात आती है भैया, ये गैस के बादल तो थे, लेकिन गैस के बादल में इनमें था क्या? तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि निहारिका का निर्माण किससे हुआ है, तो भैया गैस के बादल तो थे, लेकिन पूछ रहा है कि किससे हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से क्या हुआ था, निहारिका का निर्माण हुआ। अब यही निहारिकाएं, मैंने क्या बताया, विस्फोट हुआ, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जितने भी तत्व होंगे क्या हुए होंगे, गैस के बादल के रूप में फैल गए होंगे। कुछ यहां होंगे, कुछ वहां होंगे, कुछ वहां होंगे, लेकिन इनके मध्य एक बॉन्ड बना होगा। क्या बना होगा? बॉन्ड बना होगा। तो ढेर सारी जो निहारिकाएं थी आपस में जुड़ गई। और जब वो आपस में जुड़ गई तो क्या बना, उससे बनी आकाश गंगा। क्या बनी? आकाश गंगा। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि आकाश गंगा एक थी, मैंने क्या बताया है, हर एक की अलग अलग थी। ब्रह्मांड में एक या दो नहीं बल्कि अनंत आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं का भी जैसे निहारिका है, मतलब निहारिका, जब कई निहारिकाएं बॉन्ड बनकर तैयार हुई तो उससे एक आकाश गंगा की संरचना निर्मित हुई। आकाश गंगा ये जब कई मिली, ठीक, एक आधी नहीं, जब कई आकाश गंगाएं आपस में मिली तब जाके क्या हुआ, एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मतलब संकेत दिया कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। क्या हुआ? ब्रह्मांड बना।
कई आकाश गंगाओं के मेल से क्या हुआ, ब्रह्मांड बना। ठीक, अब यहां पर देखो निहारिका का निर्माण किससे हो रहा है, हीलियम और हाइड्रोजन से हो रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम यानी गैस के बादल किसके थे, हाइड्रोजन और हीलियम के थे, जो निहारिका को बना रहे थे। कई निहारिकाएं बॉन्ड के द्वारा किसका निर्माण कर रही हैं, आकाश गंगा का निर्माण कर रही हैं। वहीं आकाश गंगा जो है, कई आकाश गंगाएं बॉन्ड बनाकर किसका निर्माण कर रही हैं, ब्रह्मांड का निर्माण कर रही हैं। अब आते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं कि ब्रह्मांड, इसके बारे में दो लोगों ने जो है अपनी अपनी संकल्पना दिया है। एक ने दिया है जियोसेंट्रिक, एक ने दिया है जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक संकल्पना, या फिर हम कह सकते हैं सिद्धांत। क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। अब ये किसने दिया है, जियोसेंट्रिक संकल्पना या जियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रहे हम एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, टॉलमी। टॉलमी ने टॉलमी ने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है, इसमें जो है जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो आकाश गंगा है, बात समझो, इन्होंने ब्रह्मांड की संकल्पना कैसे दी है, जियोसेंट्रिक संकल्पना दी है। इन्होंने बताया ब्रह्मांड की जो आकाश गंगा है, क्या है, आकाश गंगा है, इसके मध्य में क्या स्थित है, पृथ्वी स्थित है। क्या बताया कि मध्य में कौन स्थित है, पृथ्वी स्थित है, किसके, आकाश गंगा के। ठीक, दूसरा आई कि हेलियोसेंट्रिक, दूसरी कौन सी आई, हेलियोसेंट्रिक आई, हेलियोसेंट्रिक। ठीक, हेलियोसेंट्रिक संकल्पना या सिद्धांत, याद रहेगा। दूसरी आई हेलियोसेंट्रिक संकल्पना। हम लोग कॉपरनिकस को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, उन्होंने ही क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया था। सॉरी, अलग कर दिया है, एक में है। कॉपरनिकस ने क्या दिया था, हेलियोसेंट्रिक संकल्पना। अब बात आती है कि ये हेलियोसेंट्रिक संकल्पना क्या थी। भैया जैसे हमने देखा कि जियोसेंट्रिक संकल्पना थी, उसमें क्या था, पृथ्वी को केंद्र माना गया, कहा गया कि पृथ्वी आकाश गंगा के केंद्र में है, जिससे मतलब अब अन्य जो ग्रह हैं, उल्कापिंड वगैरह हैं, उपग्रह हैं, ये किसका परिक्रमण कर रहे हैं, पृथ्वी का परिक्रमण कर रहे हैं। ये था जियोसेंट्रिक। ठीक, अब हेलियोसेंट्रिक जब आया, कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक जब संकल्पना प्रतिपादित की, तब इन्होंने बताया कि जो है पृथ्वी नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं, बल्कि पृथ्वी के स्थान पर सूर्य केंद्र में है। क्या कहा कि सूर्य केंद्र में है। और आपको एक चीज जानकर ताजुब होगा, वर्तमान में जितनी संकल्पनाएं आ रही हैं, सभी इसी संकल्पना पर आधारित हैं। और समझने वाली बात है, जब कॉपरनिकस ने यह कहा था कि ब्रह्मांड में या सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो पूरी जनता यूरोप की उन पर भड़क गई थी, और इस बदौलत इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था, कॉपरनिकस को फांसी दे दी गई थी। है अजीब बात या नहीं है। और आज इन्हीं के सिद्धांत पर जितने भी थ्योरम आ रहे हैं ब्रह्मांड से लेके, वो सभी कॉपरनिकस के सिद्धांत पे आ रहे हैं। क्लियर, ठीक है। खैर ये तो थी इनकी हिस्ट्री, इनसे क्या मतलब है, तो ये समझ में आया। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं कि इतना तो हो गया, अब इन्होंने एक चीज और संकल्पना दी। इन्होंने क्या, साइंटिस्टों ने एक चीज खोजा। क्या खोजा, इन्होंने बताया कि इससे ग्रह, दो प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ, एक आंतरिक ग्रह हुआ, दूसरा बाह्य ग्रह हुआ। कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य बना लेते हैं, ये बन गया हमारा सूर्य। ठीक, सन हमारा सूर्य बन गया। इन्होंने बताया कि सूर्य का परिक्रमा चारों, मतलब जितने ग्रह हैं सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, ना कि पृथ्वी का परिक्रमा सूर्य कर रहा है। यानी जितने ग्रह और उपग्रह हैं किसका परिक्रमा कर रहे हैं, उपग्रह अपने ग्रह का कर रहे हैं, और जो ग्रह हैं वो किसका कर रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने इसी सिद्धांत पर बताया था कॉपरनिकस ने कि सबसे पहले मतलब कहा जब विस्फोट हुआ तो सूर्य के पास जो सबसे छोटा कण रह गया, क्योंकि उसका भार अधिक नहीं था, इस बदौलत क्या हुआ, जैसे मान लो ये कैप है
ठीक, हम इसको खोलना चाहें, ठीक, ऐसे खोले, हल्का था, फोर्स कम था, ठोर देखो गिर गया। अगर यहीं पर ये भारी होता और फोर्स हाई होता, क्या होता, लंबे से फेंक के जाता ना, जब उछलता सर से ऐसे लंबे से दूर जाता। ठीक, यही चीज इन्होंने बताया कि सूर्य जब विस्फोट हुआ होगा, कभी को मान लिया कभी विस्फोट हुआ होगा, तो जितने बड़े कण थे और जितनी स्पीड से हुआ उतनी दूरी तक वो उछलते चले गए। कुछ हल्के थे जिन पर भी फोर्स अधिक लग गया, वो अपेक्षाकृत और दूरी चले गए, परंतु कुछ ऐसे कण थे जो कि सूर्य के नजदीक ही रह गए। उन्हीं में से एक जो कण था उसे बोल दिया इन्होंने बुध। क्या संकल्पना दे दी, कह दिया वो क्या हुआ, बुध। आइए ग्रह बना लेते हैं पहले। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्या दिख रहा है, कह रहा है कि ये इतने ग्रह थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रह था जिसे हम बोलते हैं यम या फिर प्लूटो। किस नाम से जानते हैं, प्लूटो। प्लूटो, अब देख लो एक मिनट, कितने ग्रह हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम कह सकते हैं जो हमारा आकाश गंगा है इसमें कुल कितने ग्रह शामिल हैं, तो 9 ग्रह थे। कब तक 9 ग्रह कब तक थे, तो 9 ग्रह थे 2006 तक। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की एक बैठक हुई जिसमें प्लूटो को क्या कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये इनके मानदंडों पर खरा नहीं बैठ रहा था। इनका एक औसत है कि इतना घनत्व और इतना इसकी क्या होनी चाहिए, माप होनी चाहिए। तो ना ही ये घनत्व में सही बैठ रहा था, ना ही माप में बैठ रहा था। इस बदौलत क्या कर दिया गया, वर्ष 2006 में प्लूटो को निकाल दिया गया। जब 2006 में ये निकल गया तो कुल कितने ग्रह बचे, कुल हमारे पास 8 ग्रह बचे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। लेकिन 2006 के पहले कितने थे, 9 ग्रह थे, उसमें प्लूटो शामिल था। अब ये बात करते हैं, कोपर्निकस ने ही सिद्धांत में बताया था कि जो ग्रह है इसमें 2 प्रकार के ग्रह हैं, एक आंतरिक है, दूसरा बाह्य है। जब हम आंतरिक की बात करते हैं तो सूर्य से चालू करते हैं और 4 ले लेते हैं, कौन सा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह आंतरिक हो गए। कौन से हो गए, आंतरिक हो गए, यहां से यहां तक ये आंतरिक कर दिया। फिर कह दिया कि 4 बाह्य हैं, कौन कौन से, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। कह दिया कि 4 ग्रह क्या है, बाह्य हैं। इतना समझ में आया। अब आइए बात करते हैं, फिर इसी में सिद्धांत प्रतिपादित धीरे धीरे किया गया, आगे विकसित होता चला गया ब्रह्मांड की संकल्पना। उसमें बताया गया कि जो बुध है, अब एक चीज अपने आप बताओ, हम बुध की बात कर रहे हैं, यहां शुक्र है, यहां पृथ्वी है, मंगल है। हमने जो डायरेक्शन बनाया है इस डायरेक्शन में नहीं होता है, हमने ये सिर्फ एक समझने के लिए बनाया है। वो अलग अलग होते हैं। अगर बुध यहाँ है तो कभी पता चला बृहस्पति यहाँ है, शुक्र यहाँ अगर आ रहा है, क्योंकि एक डायमेंशन नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो फिर से विस्फोट होने की संकल्पना हो सकती है, या फिर ब्रह्मांड अपनी जगह पर स्थिर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उनके गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो एक दूसरे में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, जिससे सब कुछ स्थायी हो जाएगा। हम लोग चल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, क्या कारण है, इसका सिर्फ एक कारण है कि गुरुत्वाकर्षण, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण देखो मैं क्या कर पा रहा हूं, चल पा रहा हूं। ये चंद्रमा पर जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, वहां पर अगर हमें आवाज भी पहुंचानी पड़ती है तो वहां निर्वात है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से वहां पर निर्वात उत्पन्न हो जाता है और हम बात नहीं कर सकते हैं, हम उछल नहीं सकते। कारण क्या हुआ, हम तो उछल तो जाएंगे लेकिन फिर नीचे कब तक आएंगे हमको पता नहीं। दूसरी चीज, हम उछलेंगे हल्का सा, कितनी ऊंचे तक गए हमको भी पता नहीं चलेगा। ठीक, तो इसी कारण वहां पहुंचकर कहते हैं कि तीव्र मत उछलना, कहते हैं धीरे से, मतलब जो भी करना आहिस्ते से करना। वहां खैर वहां की बात छोड़ो, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर अपने आप बताओ, यहाँ पर अगर हम आपसे कहें, आपको चुनने के लिए कह दें कि ये बताओ इसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, तो आप अक्सर लोग क्या करते हैं, देखा सूर्य, अच्छा सूर्य इतना गर्म होता है, नजदीक अच्छा बुध है, सबसे गर्म बुध होगा। जी भाई, बुध गर्म नहीं होता है। कारण क्या है, कारण है सबसे छोटा होना। क्या कारण है, सबसे छोटा होना। अब यहीं पर समझने वाली बात है, सबसे छोटा है तो जल्दी गर्म हो जाएगा भैया, जितनी जल्दी जो गर्म होगा उतनी जल्दी वो ठंडा भी होता है। दूसरी बात कि बुध कारण है कि यह गर्म नहीं होता, तो भी गर्म कौन होता है सबसे अधिक, याद रखना सबसे अधिक गर्म होने वाला है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है। इसके पीछे का एक कारण है
कि जो बुध होता है, ठीक है, सूर्य की कुछ किरणें, मान लो ये सूर्य है, ठीक, इसकी कुछ किरणें आई ऐसे पड़ी, ठीक, अब क्या हुआ, यह शुक्र है, इसे यहां पर ले आओ, हम यहां पर शुक्र मानते हैं, ठीक, अब क्या हुआ, यहां से टकराई, ये तो छोटी दूर है ना, तो यहां का इसका मात्र इतनी दूरी इफेक्ट होगा, लेकिन यहीं से सूर्य की किरणें क्या होती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और ये कहां जाती हैं, अन्य ग्रहों में चली जाती हैं। अगर सूर्य यहां पर है तो यहां से क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो गई, अब सूर्य की किरणें कहां आ गई, शुक्र में आ गई। अब इस कारण क्या होता है, जो सबसे गर्म ग्रह होता है वो हमारा शुक्र होता है। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह के रूप में देखा जाता है। यहीं पर बुध देखो, बुध की अपेक्षा शुक्र गर्म है, जबकि दूरी किसकी है, शुक्र की है। कारण क्या है कि जो इसकी ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा ही बोलोगे, एनर्जी बोलोगे, ये क्या होती है, ताप इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है और अधिकांश ताप कहां जाता है, शुक्र में आ जाता है, और इस बदौलत क्या होता है, शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह होता है। दूसरा, सूर्य से नजदीक भी है बुध के बाद। समझ में आया। अब कह दिया गया कि कुछ एस्टेरॉइड जैसे धूमकेतु है, उल्कापिंड है, ये सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं। इन्होंने एक संकल्पना पारित किया कि जब ब्रह्मांड टूटा, ठीक, जो वजन और जो फोर्सफुली गए वो लंबी दूरी तय किए, कुछ हल्के भी टुकड़े थे जिन पर फोर्स अधिक लगा और वो लंबी दूरी उससे भी लंबे चले गए, ठीक, और उन्हीं में बताया कि कुछ ऐसे थे जो जाते जाते हिलक गए, कहां हिलक गए, मैक्सिमम यहां पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंगल एंड बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, ठीक, मार्स और जुपिटर के मध्य में क्या हुआ, मार्स एंड जुपिटर के मध्य में एस्ट्रोनॉइड्स पाए जाते हैं। समझ में आया कि एस्ट्रोनॉइड्स कहां पाए जा रहे हैं, मार्स और जुपिटर के मध्य, अर्थात मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या पाए जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉइड्स, मतलब धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इस प्रकार के जो है पुच्छल तारे वगैरह कहां पाए जा रहे हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जा रहे हैं। ये तो था हमारा ब्रह्मांड के संरचना के बारे में। अब कई बार प्रश्न मालूम क्या पूछ लेता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का वर्णन करें। तो हमें सूर्य के अनुसार, जब हमको सूर्य के से लेके पता होगा तब कर पाएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि बढ़ते आकार में ग्रहों की संकल्पना दे या ग्रहों का वर्णन करें। प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। तो एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है। वहीं पर हम बुध की बात करें तो बुध सबसे छोटा है। भले ही क्यों ना उसमें अगर प्लूटो का वर्णन दिया गया है, और आजकल एग्जाम पूछा जा रहा है, तो प्लूटो वाला ऑप्शन देखते ही देखते उसे क्रॉस कर देंगे, वो सही नहीं होगा। क्यों? प्लूटो को ग्रह से वंचित कर दिया गया है। उससे कह दिया कि भाई हम तुमसे ग्रह की संकल्पना या तुमको जो ग्रह का टाइटल दे रखे थे हम वो छीन रहे हैं। और ये कब छीना गया था? सन 2006 में छीन लिया गया था। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है। तो आ जाओ, वरुण, अरुण, शनि, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। ये है हमारा सीक्वेंस। इसको मतलब बढ़ते हुए आकार के अनुसार। क्लियर, समझ में आया? ठीक। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है कि सबसे अधिक जीवन कहां पाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी है, सबसे अधिक जीवन यहां पाया जाता है। अब यहीं पर आ जाओ, अगर कह दिया जाए सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो भैया जो सूर्य से जितनी दूरी होगा वो सबसे ठंडा ग्रह होगा। हाँ या ना? होगा ना, क्योंकि सूर्य से जितनी दूर होगा उसको ताप उतना कम मिलेगा, और जितना ताप कम मिलेगा वो उतना क्या होगा? ठंडा होगा। तो सबसे दूरी पर कौन है? वरुण है। समझ में आया? तो हम अगर कह दें, यहीं पर चलो अच्छा पूछते हैं, जैसे प्रश्न आ जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो जाहिर सी बात सीधे उत्तर होगा, अगर पता होगा तो तुरंत कह दो कि शुक्र। क्यों भैया? जो सन रेस होती हैं, ठीक है, यानी सूर्य की किरणें जो होती हैं, या जो सन एनर्जी होती है, सूर्य एनर्जी होती है, वो क्या करती है? या तो सीधे जो शुक्र को रिफ्लेक्ट करती है, सीधे आती है यहाँ पर, ठीक,
या फिर क्या करती है, बुध से टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, सीधे कहां आती है, या हम कर सकते हैं डाइवर्ट हो जाती है, और कहां आती है, शुक्र पे आ जाती है। क्लियर। इस बदौलत क्या होता है, शुक्र सबसे गर्म होता है, इसीलिए इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। अधिक गर्म होने के कारण यह सबसे अधिक चमकता है। सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम टाइम यहाँ रहता है, और इसी बदौलत इसे हम दिन में भी कभी कभी देखते हैं। अन्य ग्रह बहुत कम दिखाई देते हैं, शाम को हमको यह दिखाई देगा, ठीक, सुबह भी दिखाई देता है। सबसे अधिक चमकता हुआ जो तारा नजर आता है वो क्या होता है, शुक्र होता है। अब यहीं पर आ जाए कि सूर्य का सब मतलब हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो भैया जाहिर सी बात है, तुरंत हम, अगर हमको पता होगा तुरंत हम कहेंगे कोई नहीं, जुपिटर है। जुपिटर मतलब बृहस्पति है, ठीक, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे ठंडा कौन सा होगा, तुरंत आ जाएगा भैया, वरुण है। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। अब बात आती है सबसे अधिक, कई बार होता है कि सर्कल होता है ना, तो कोई ना कोई ऐसे ग्रह होते हैं जिनके चारों तरफ सर्कल अधिक नंबर मात्रा में होते हैं, इस तरीके से, ठीक, तो उसके चारों तरफ सर्कल होते हैं। तो कौन ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यानी छल्ले पाए जाते हैं ग्रह के चारों ओर, तो हमारा शनि देवता है। शनि देव सुना है ना, शनि देव में चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ये तो थी हमारे ब्रह्मांड निर्माण की संरचना। सिर्फ ये हमारे मिल्की वे की बात कर रहा हूं, हमारे आकाश गंगा जो हमारी दुग्ध मेखला श्रृंखला या हमारी आकाश गंगा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ये उसका वर्णन है, ना कि अन्य आकाश गंगाओं का। आइए प्रारंभ करते हैं सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। हम बुध से शुरू कर देते हैं, क्या होता है बुध में। सबसे पहले देखते हैं कि बुध सबसे छोटा, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर। दूसरा, क्या यहाँ पर वायुमंडल पाई जाती है, भैया सूर्य के इतने नजदीक है, यहाँ पर वायुमंडल कहां से होगी। वायुमंडल का मतलब हो गया कि गैसों का मिश्रण, और गैसों का मिश्रण के नाम पर केवल यहाँ पर दो चीजें पाई जाएंगी, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। एक हाइड्रोजन पाया जाएगा, दूसरा हीलियम। क्या इसे हम वायुमंडल कहेंगे, नहीं, क्योंकि वायुमंडल का तात्पर्य हो गया जहां पर जीव जंतुओं की मतलब उपलब्धता का साक्ष्य प्राप्त हो। बुध से इसका साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, ठीक, तो हम क्या कह देंगे कि ये वायुमंडल रहित है। रहित है, सहित नहीं, रहित है, यानी बिना वायुमंडल के है। और जब वायुमंडल नहीं होगा तो क्या यहाँ जीवन का अभाव पाया जाएगा, नहीं, जीवन का अभाव पाया जाता है, जीवन नहीं पाया जाता है। आइए बात करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र में है, सभी ग्रह उस सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर। तो सूर्य का जब चक्कर लगा रहे हैं, हमने अभी डायग्राम पे भी देखा था कि सूर्य के चारों तरफ क्या थे, सभी ग्रह चक्कर लगा रहे थे। सूर्य का चक्कर लगा रहे थे तो भाई जाहिर सी बात है ये भी चक्कर लगा रहा होगा। तो जब चक्कर लगा रहा होगा तो इसका दिन भी तय होगा। हाँ भाई, दिन भी तय है। ये 88 डेज लेता है, यानी 88 दिन लेता है। किसका, परिक्रमण का, परिक्रमण का, परिक्रमण का 88 दिन लेता है, ठीक, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कितना समय लेता है, 88 दिन का समय लेता है। इसके बाद अगर ये 88 दिन यहां लेता है तो अब इस हिसाब से एक चीज याद करने वाली है, जो हमारा सौर मंडल है या हमारा जो ग्रह है 365 दिन लेता है, लेकिन ये 88 दिन ले रहा है, ठीक। अब बात करते हैं कि 88 दिन ले रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ का दिन, एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है, पृथ्वी का एक दिन यहाँ के कितने दिन के बराबर होता है। तो याद रखना, यहाँ बुध का एक दिन, क्या चीज, एक दिन पृथ्वी के, किसके, पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर, के बराबर। क्लियर। ये था हमारा बुध। सबसे पहले सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा यहाँ वायुमंडल नहीं पाई जाती है, तीसरा परिक्रमण करने में इसे मात्र 88 दिन का समय लगता है, और चौथा इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लो। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है,
बुध। बुध को सूर्य का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? 88 दिन। सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध का एक दिन पृथ्वी या बुध का दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? 90 दिन के बराबर है। यानी बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इसके अतिरिक्त इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कि क्या बुध का कोई भी उपग्रह है? तो आपको उत्तर होगा जनरली नहीं, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर? उपग्रह नहीं है। ठीक, तो कई बार आता है कि इनमें से किस ग्रह का उपग्रह उपस्थित है, तो बुध का उपग्रह नहीं है। और जिन ग्रहों में उपग्रह होगा तो उस ग्रह के जस्ट बाद हम उस उपग्रह के बारे में भी साथ में करवाते चलेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।